गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक 1 कंटिन्यू रहेगा। ये टॉपिक इसमें जो कवर होंगे वो होगा रॉलेट एक्ट, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और यहीं तक होगा। तो आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टैंड्स के बारे में विद इन द मूवमेंट, लेकिन अभी जो हम फोकस करते हैं वो है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट होता क्या दोस्तों कि सबसे पहले ये था कि जब ये तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल हो गए तो उनसे बहुत सारी इंकरेजमेंट लेके गांधी जी ने अपना एक फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा। यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो रॉलेट एक्ट है होता क्या, रॉलेट एक्ट हर्डली पास किया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उससे पास करवाया गया। इसके तहत गवर्नमेंट के पास एनोनिमस बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी, जिससे वो किसी भी पर्सन को बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही कैन बी इम्प्रिजन फॉर 2 years, 2 साल की सज़ा सुना पाएंगे, लेकिन कैसे, विदाउट एनी ट्रायल। यही तो है इसकी बात। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि अब वो बात आती है, वो कहते हैं कि मैं फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूँगा इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, इसलिए मैं 6 अप्रैल को 1919 को हड़ताल करूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज, हड़ताल हुई, बंद हुए हर जगह, है ना। कहीं कहीं जगह पुलिस स्टेशन पे अटैक हो गया। देख के पब्लिक के अंदर जो आ गई बात यही मूवमेंट की। अब इस चीज़ से अलार्म होके, मतलब घबरा गई ब्रिटिश सरकार की, क्या हो गया भाई। अब उसका देख के कि ये तो धीरे धीरे पॉपुलर उसमें बदल रहा है, रिवोल्ट में, ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव मेथड यूज़ किए, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे हमारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, नेशनलिस्ट जितने थे उनको क्लैप डाउन किया, और उसके बाद महात्मा गांधी जी की एंट्री नहीं होने दी दिल्ली के अंदर। और देखिए दोस्तों, दूसरा जो इंसिडेंट हमें हवा देता है इस चीज़ को, वो ये है कि 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, मतलब पीसफुली लोग कहीं जा रहे होंगे, तो कुछ पुलिस मैन ने मिल के वहाँ फायरिंग कर दी, ठीक है, दे ओपन फायर ऑन द क्राउड, ठीक है। सीइंग दिस, इससे भी बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा आया, द पीपल वर एंग्री, ठीक है। सो द पीपल वर ऑन स्ट्रीट्स, क्राउड्स में काफ़ी गुस्सा था, मारा मारी हुई, तोड़ातोड़ी हुई, ठीक है, काफ़ी हिंसा हुई। उसके बाद वायलेंस हुआ, अटैक हुए पुलिस स्टेशंस पे। उसको देख के पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसके तहत ये कहा जाता है दोस्तों कि आप भीड़ नहीं लगा सकते, कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते, आर्म्स एंड, है ना, कुछ भी आप ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते, बस कहीं भी ग्रुप बना के आप खड़े नहीं हो सकते। तो वो मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर टुक द कमांड। अब होता है ये इंसिडेंट, याद रखना, 13 अप्रैल 1919, द इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ पंजाब, यानी कि बाहर से आए थे पंजाब में। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे वो बाहर से आए हुए थे, कुछ बैसाखी का फेयर मनाने आए थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे, कुछ जो है न्यू रिप्रेसिव मेथड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपोज में मीटिंग करने आए थे, अपोज करने के लिए मीटिंग करने आए थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे ना जनरल डायर ने वहाँ एंटर किया उस जलियांवाला बाग जगह में, और वहाँ के एग्जिट गेट्स को ब्लॉक कर लिया, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स को मारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये एक्ट किया, ठीक है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सारे ही जगह एक मॉरल इफेक्ट लाना चाहता हूँ, और दूसरा ये कि जो माइंड्स है सत्याग्रह की, उसमें टेरर और यू की फीलिंग जगाना चाहता हूँ, फियर की एक फीलिंग जगाना चाहता हूँ। उसके बाद हुआ दोस्तों, जब ये सिचुएशन की बात, ये न्यूज़ ये बाहर आई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो दोस्तों क्या होता है कि इसी चीज़ से अलार्म होकर लोग सड़कों पे आ गए, फिर से क्राउड जमा हो गया, अटैक करने लगे पुलिस स्टेशंस पे,
अटैक होने लगे और डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनको ब्लॉक किया गया, शॉप्स को शट डाउन किया गया, विद्रोह फिर से बढ़ गया, ठीक है, मूवमेंट फिर से बढ़ गया, वायलेंस हुई हर जगह। और उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ कि जो विलेजेस थी ना अराउंड द गुर्जन वाला, पंजाब जो पाकिस्तान में है, वो भी बॉम्ब हुआ। और सीइंग दिस सिचुएशन ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको पकड़ा, नेशनलिस्ट लीडर्स की नाक रगड़ी, है ना, उनको कहा गया कि आप अपनी नाक को रगड़िए और हमें सलाम कीजिए, जितने बड़े साहिब हैं यहाँ पे सबको सलाम कीजिए, ठीक है। और बॉम्बिंग ऑफ गुर्जनवाला ये बता दिया। इसके बाद गांधी जी इस वायलेंस के बाद काफ़ी जो थे डीपली इफेक्टेड थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करना। ही डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ कर दिया। लेकिन समय समय है दोस्तों, देखिए कुछ टाइम बाद क्या होता है, द इशू ऑफ खिलाफत से पहले ये क्या आता है, खिलाफत इशू से पहले ये क्या होता है कि महात्मा गांधी को लगा था कि ये जो मूवमेंट था वो अभी भी लिमिटेड था, मुझे तो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करना है विद द सपोर्ट एंड यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स एज वेल। और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अंडर द वन अम्ब्रेला हिंदूज एंड मुस्लिम एक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया कि खिलाफत इशू उस टाइम चल रहा था। खिलाफत इशू क्या होता है दोस्तों, तो इसमें मैं एक बता देता हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हुई तो वहाँ र्यूमर्स फैलाए गए कि जो ऑटोमन टर्की के स्पिरिचुअल हेड हैं, खलीफा जिन्हें कहा जाता था, उनकी टेम्पोरल पावर्स को लेने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसको देखते हुए बॉम्बे के अंदर कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के हेड कौन थे, द यंग लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। वो महात्मा गांधी जी से मिलने गए, महात्मा गांधी जी से कहा कि एक मास एक्शन की ज़रूरत है फॉर दी खिलाफत इशू, ठीक है, इसके लिए हम मास एक्शन चाहते हैं, वी शुड बी टुगेदर। सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, मुझे जगह मिल गई कि क्या होगा, अब हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर आएंगे, नेशनल यूनिटी आएगी, और क्या होगा, और ये होगा कि हम अपना जो और है वो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चला पाएंगे। उसके क्या होता है दोस्तों, आगे जो बताया गया कि पहले कुछ लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो कन्विंस नहीं थे इस बात से। तो फाइनली कैलकाटा सेशन जब हुआ 1920, तो वहाँ महात्मा गांधी जी ने कहा कि आई विल नाउ लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विद द खिलाफत इशू इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आगे जो सवाल पूछेगा वो पूछता है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों 1909 में हिंद स्वराज नाम की बुक में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल इसलिए कर पाए बिकॉज वी हैव कोऑपरेटेड विद देम। इफ़ वी रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद देम, अगर हम उनका सहयोग ना करें तो क्या होगा, तो होगा ये दोस्तों कि इट विल फॉल डाउन इन ओनली इन 1 ईयर। तो नेक्स्ट बात क्या गई कि नेक्स्ट बात ये गई कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये काफ़ी सारी स्टेजेस में अनफोल्ड होगा। जैसे पहला क्या होगा कि आप सब अपने टाइटल्स को सरेंडर कीजिए, पहला पॉइंट, यू शुड ऑल सरेंडर द टाइटल्स गिवन टू यू बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आपको दी। सेकेंड क्या करो, बायकॉट द ब्रिटिश schools, British institutions, civil services exam done by the British government, उस टाइम पे जो करती थी पुलिस, द ब्रिटिश पुलिस, इन सब को आप बॉयकॉट कीजिए, ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कीजिए। इसको करने के लिए बाद में क्या हुआ कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट होने से पहले की बातें इनके एम्स हैं। उसके बाद ये कहा गया दोस्तों, ये बोला गया आगे कि जो
शौकत अली हैं और महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही टूर किए, एक्सटेंसिवली टूर किया टू द डिफरेंट एरियाज, टाउन्स, विलेजेस ऑफ एवरी इंडियन पार्ट, इंडियन साइड की हर जगह को टूर किया और वहाँ पे एक्सटेंसिवली मोबिलाइज किया सपोर्ट कि आप सब सपोर्ट कीजिए हमारे इस मूवमेंट को। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे वो बहुत ही थोड़ा हेजिटेंट थे कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम प्रोविंशियल इलेक्शन इंडिया को लड़ना चाहिए ताकि हम ब्रिटिशर्स के आगे अपनी डिमांड्स अच्छे से रख सकें। दूसरा, हमें कुछ पावर मिलेगी उससे। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये था दोस्तों, हमें डर था कि अब एक बड़ी वायलेंस होगी इसके बाद, ब्रिटिशर्स भी तो जवाब देंगे ना, तो उन्हें डर था। मंथ्स ऑफ टसल हुए, देखिए नवंबर में इलेक्शन से 1920 में बहुत सारे टसल हुए, बहुत टसल हुए दोस्तों बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। लेकिन फाइनली जब जागो तभी सवेरा, 1921 का टाइम आता है, सामने होती है दिसंबर की कड़क की एकदम कड़ाके की ठंड, सेशन चल रहा है नागपुर में। तो याद रखेंगे नागपुर का सेशन है, क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ पे आती है कांग्रेस और सारी पार्टी, जितनी भी हमारे लोग थे सबको मनाया जाता है, एक सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। फाइनली इट वॉज अडॉप्टेड। सो दिस इज ऑल दिस टॉपिक। आगे वीडियोस में समझेंगे, यूनिट 2 शुरू करेंगे इसी टॉपिक का और समझेंगे कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट कैसे आए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे आए, सबने उसको समझा कैसे, तो डिफरेंट सेक्शंस की बात करेंगे। पीजेंट्स होंगे, ट्राइबल होंगे, प्लांटेशन वर्कर होंगे, आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल दोस्तों कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।